एक सिंपल सवाल पूछते हैं, अगर किसी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक हो तो क्या उसके पास रिटेलिएट करने की या फिर उस अटैक को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बचती है? अगर आपका जवाब ये है कि ऐसी कोई क्षमता नहीं बचती तो कोई भी टाइप का डेटरेंस जो है वो फेल हो जाता है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो वॉर शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। और यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आता है, एंड दैट इज सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेप लिया गया है ना, और वो है आईएनएस अरिधमान। आईएनएस अरिधमान, ठीक है। दिस इज इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। लेकिन ये सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, ये इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का, जो हमारी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है उसका कोर पिलर है। तो आज हम समझेंगे आईएनएस अरिधमान क्या है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है, और एटीवी प्रोग्राम जिसके थ्रू इंडिया ने ये कैपेबिलिटी बिल्ड की है वो क्या है। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। In this video, we are trying to understand what is INS Aridhman and how does it change the nuclear deterrence game for India. ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, INS Aridhman इंडियाज थर्ड SSBN, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं INS Aridhman क्या है और ये बना कैसे है। तो आप स्लाइड पर देखेंगे, इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये महीनों तक, मतलब ऐसी बात है कि आप बहुत महीनों तक आप यू कैन फाइंड दैट इट विल रिमेन अंडर वाटर, ठीक है। अंडर वाटर रह सकता है और इसको सरफेस पर आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल K4 K5, ठीक है। तो ये सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। K4 और K5 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उनको भी कैरी किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक न्यूक्लियर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। नेक्स्ट, लार्ज एंड मोर एडवांस्ड, मतलब 7000 टन। 7000 टन क्या है? दैट इज 7000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है, लगभग 7000 टन का डिस्प्लेसमेंट है। इसका क्लियर मीनिंग है, अगर हम लोग लेमैन टर्म्स में समझना चाहें, कि ये ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इसकी जो इंड्योरेंस कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्टेल्थ मतलब कि कितने देर तक आप एनिमी से छुपे रह सकते हो, दैट इज ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव्ड, मतलब इम्प्रूव्ड स्टेल्थ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज बिल्ट अंडर एटीवी प्रोग्राम, ठीक है। ये नाम को आप याद रखिएगा। एटीवी क्या है ना? एटीवी इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम, दैट इज एटीवी। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया का सीक्रेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसका गोल था कि अपने खुद के न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करना, ठीक है। तो एटीवी प्रोग्राम का क्या था? लॉन्ग टर्म सीक्रेटली अपने सबमरीन्स को आप डेवलप करते रहे। लेकिन ऐसा करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर आप इंपोर्टेड सिस्टम्स पर डिपेंड करते हो तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना। कब तक आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे अपने डिफेंस के लिए, है ना। और अगर आपके पास वो सप्लाई नहीं रहा, वो सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, तो फिर आप किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, ठीक है। तो एटीवी प्रोग्राम ने इंडिया को अलाउ किया कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करें, और सबमरीन डिज़ाइन और इंटीग्रेशन, इन दोनों चीज़ों को भी मास्टर करने में एटीवी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग ये समझे कि ये काम आसान था, तो ये बहुत बड़ी गलती है। दिस वर्क वॉज नॉट एट ऑल ईजी। वाई? बिकॉज इट वॉज डिकेड्स लॉन्ग, बहुत सारे साल लग गए इसके पीछे। हाई सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। और मल्टीपल एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज जो होती हैं वो आपस में इन्वॉल्व होती है, और तब जाके ये टाइप का जो प्रोग्राम होता है वो सक्सेसफुल होता है। और रिजल्ट शानदार है।
रिजल्ट है अरिहंत क्लास सबमरीन्स और अब INS अर्धमान। मतलब कि ये कि इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस बैकबोन खुद ही बिल्ड की है ना। न्यूक्लियर डेटरेंस बैकबोन या स्पाइन आप बोल सकते हो, अपनी रीढ़ की हड्डी न्यूक्लियर डेटरेंस के ऊपर जो होती है वो हमने इंडिजिनसली हमने खुद ही बनाई है। हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, सीक्रेसी से और मल्टीपल एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट से बनाई है। ठीक है, अब आगे आते हैं द रियल गेम। ठीक है, अब आप कॉन्सेप्चुअली समझिएगा डिफेंस स्ट्रैटेजी का गेम जो है, द रियल गेम इज सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इट रियली। एबिलिटी टू रिटेलिएट आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक। एबिलिटी टू रिटेलिएट आफ्टर न्यूक्लियर अटैक मतलब कि अगर इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो क्या इंडिया इज स्टिल केपेबल टू रिस्पॉन्ड। तो अगर आंसर आपका है कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, देन एनिमी जो है, जो एनिमी नेशन है जो अटैक कर रहा है, वो कम से कम सोचेगा तो वो सोच सकता है, वो रिस्क ले सकता है इंडिया पे अटैक करने का। और अगर आप ये बोलते हैं कि इंडिया के पास ये रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी है तो डेटरेंस तभी काम करता है ना। मतलब कि उसको रोकना तभी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सबमरीन्स इज इक्वल टू हिडन एंड सर्वाइवेबल। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव हाउ इट प्रूव्स टू बी अ जेम ऑफ अ डिफेंस स्ट्रैटेजी। ठीक है, लैंड बेस्ड सिस्टम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, एयर बेसिस जो होते हैं वो भी टारगेट किए जा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट सबमरीन। सबमरीन ऐसी कैसी पावर लेकर आता है। तो एक बात यह है कि ओशंस में तो हिडन रहते हैं। ठीक है, और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है ना। जो एनिमी नेशंस होते हैं उनको ये डिटेक्ट करना कि सबमरीन है या नहीं पता, तो ये चीज़ जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब अब इस पूरी चीज़ों को आप एक बार जोड़ के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इवन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्राइक दिस INS अर्धमान मेक्स रिटेलिएशन पॉसिबल। ठीक है, मतलब it ensures what? It ensures a credible deterrence. And this also means that deterrence is not just theory here. It means that deterrence के लिए, effective deterrence के लिए, credible deterrence के लिए enemy को believe होना चाहिए, है ना। enemy nation should believe कि अगर इस पे strike किया तो ये retaliate करके हमारा भी damage कर देगा, है ना। तो सबमरीन्स जो है इस पूरे गेम में, सबमरीन्स जो है उसी बिलीफ को रियल बनाते हैं। और लास्ट आप देखेंगे इट इज अ कोर ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इंडिया का डॉक्ट्रिन सिंपल है, जो हम लोग कॉमनली पढ़ते भी होंगे, आप पढ़ते भी होंगे टेक्स्ट बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते होंगे, एंड दैट इज नो फर्स्ट यूज। व्हाट डज इट मीन? नो फर्स्ट यूज का मतलब सिंपल है कि हम लोग पहले से आगे बढ़ के पहला स्ट्राइक, न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो हम नहीं करेंगे। हाउएवर, यहाँ पे हाउएवर एश्योर्ड रिटेलिएशन, दैट शुड यू चूज टू अटैक अस विथ योर न्यूक्लियर वेपन्स देन वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड इट बैक, है ना। और सबमरीन्स, ये जो सबमरीन्स है उस एश्योरेंस का गारंटी देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से समझने की, दैट वी आर कंप्लीटिंग द न्यूक्लियर ट्रायड। कंप्लीटिंग द न्यूक्लियर ट्रायड, तो आप अगर स्लाइड पर देखोगे, लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर वेपन, सी बेस्ड सबमरीन्स, ये तीनों। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि ये, इनको आप एक तरीके से 3 पिलर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स मिलकर कंप्लीट डेटरेंस सिस्टम बनाते हैं। मतलब किस तरीके से न्यूक्लियर डेटरेंस होगा जिससे कि जो हमारा एनिमी नेशन है वो हम पे पहले भी स्ट्राइक करने से रुक जाए। वो क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? जब ये तीनों पिलर्स हमारे पास होंगे। क्योंकि आप समझिए, है ना, स्ट्रैटेजिकली समझिए कि लैंड बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं लेकिन वल्नरेबल होते हैं। एयर बेस्ड सिस्टम्स फ्लेक्सिबल तो होते हैं लेकिन रिस्क उसमें भी बहुत हाई होता है। ठीक है, सी बेस्ड सिस्टम्स जो होते हैं, जो हमने सबमरीन्स की बात करी, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सर्वाइवेबल, है ना। मतलब इनकी जो क्षमता है अपने आप को छुपा के रखने की और बहुत टाइम तक सस्टेन करने की, ये बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ही अर्धमान का रोल
क्रिटिकल है। ये सी बेस्ड लेग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है, रिडंडेंसी, इंश्योर सर्वाइवेबिलिटी एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या है कि अगर एक सिस्टम, आप मान लीजिए कि बहुत सारे आपके पास सिस्टम्स हैं और अगर उसमें से एक डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो दूसरा सिस्टम, मतलब द सेकेंड सिस्टम इज स्टिल एक्टिव and is ready to defend you as and when needed. In the end, it must be understood that India कभी भी fully disarmed नहीं होगा and gradually India continuous deterrence की तरफ move करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यही कि एक सबमरीन जो है वो कम से कम एक सबमरीन तो होगी ही जो आपके पेट्रोल पे लगी रहेगी, है ना। तो अब इसमें आगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, पावर इज नॉट यूज, इट इज एश्योरेंस। इट इज एश्योरेंस, ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि आईएनएस अरिधमान का, है ना, नॉट अबाउट इट्स फीचर, नॉट अबाउट कि कितनी स्ट्रेंथ है ना, बट एज अ होल कि जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में वेयर डज आईएनएस अरिधमान एडिशन प्लेस इंडिया। तो आईएनएस अरिधमान का रियल मीनिंग क्या है, तो आप स्लाइड पर देखिए, स्ट्रेंथन्स इंडियाज डिफेंस वर्सेस चाइना एंड पाकिस्तान। मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सेकंड, enables continuous sea based deterrence। मल्टीपल सबमरीन्स का मतलब है कि परमानेंट अंडर वाटर प्रेजेंस, और ये जो डेटरेंस है वो उसी चीज़ को कांस्टेंट बना देती है ना। मतलब कि डेटरेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस है और कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम विंडो में इंडिया जो है वो डिसआर्म्ड फील करेगा और उसके पास रिटेलिएट करने की क्षमता नहीं बचेगी। ये कॉन्टिन्यूस है, क्रेडिबल है और कांस्टेंट भी है ना। नेक्स्ट, सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी, है ना। ये क्या है, अगर हम लोग जैसे एटीवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा है और एटीवी प्रोग्राम इस मैच्योरिटी का प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज फुल्ली केपेबल ऑफ प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, हैविंग दिस लॉन्ग टर्म विजन एंड कैन डेवलप एंड डिफेंड इटसेल्फ इवन इन द केस ऑफ फर्स्ट यूज बाय एनिमी नेशन। लास्ट में देखते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स प्रिवेंट वॉर नॉट फाइट इट। है ना, बहुत डीप लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आप न्यूक्लियर वॉर्स के बारे में पढ़ो तो, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स का पर्पस क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स का पर्पस वॉर करना नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन्स का जो पर्पस होता है वो वॉर को रोकना होता है ना, वही डेटरेंस, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे न्यूज़ को सम अप करें अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये समझ सकते हो आप कि सबसे पावरफुल वेपन वो नहीं होता जो कि यूज हो, है ना। सबसे पावरफुल वेपन वो नहीं होता जो यूज हो, सबसे पावरफुल वेपन वो होता है जिसका यूज होने का डर हो, है ना। मतलब इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फियर दैट क्रिएट्स डेटरेंस। और आईएनएस अरिधमान यहाँ पर उसी डर को क्रेडिबल बनाता है। एटीवी प्रोग्राम उस डर को और सस्टेनेबल बनाता है, मतलब इंडिया केपेबल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो आप अगर ये समझ गए तो आप सिर्फ डिफेंस न्यूज़ नहीं, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का रियल गेम समझ गए। थैंक यू सो मच।